नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को सीएम की हरी झंडी। सड़क, भवन और बुनियादी सुविधाओं के लिए मंजूरी। एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक। कम मैपिंग वाले जिलों पर जताई नाराजगी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को नोटिस देने के निर्देश। अवैध खनन पर धामी सरकार का सख्त एक्शन। हरिद्वार, लक्सर में संयुक्त टीम की छापेमारी में 14 स्टोन क्रेशर सीज। 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की तैयारी। लोहाघाट में गर्मियों से पहले पेयजल संकट को लेकर मंथन। नगरपालिका और जल संस्थान विभाग की बैठक। विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश। जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों को लगाई फटकार। कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना विकास तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के पुनः निर्माण सहित कई योजनाओं के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए 31.63 करोड़, किच्छा क्षेत्र में सड़क पुनः निर्माण के लिए 22.72 करोड़ तथा शिमला पिस्तौर कुरैया मोटर मार्ग सुधार के लिए 19.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा रुड़की एआरटीओ कार्यालय के अप्रोच मार्ग, मसूरी छात्रावास भवन अनुरक्षण और खटीमा जनजाति छात्रावास में ट्यूबवेल व मास्ट लाइट कार्यों के लिए भी धनराशि मंजूर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, धामी सरकार ने 75 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यों को लेकर के जारी की है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले लेते चली जा रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जगह जगह जाकर के जनता के भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को गति देने का काम कर रहे हैं। इसी करण में जो बजट विभागवार प्रस्तावित रहता है, जहां पर विभाग की ओर से मांगा गया था, उसको धामी सरकार या कैबिनेट की तरफ से उसको स्वीकृति दी जा रही है, जिसका नतीजा है कि छोटे छोटे विकास के काम लगातार बड़ी तेजी के साथ मौके पर हो रहे हैं। खुद 75 करोड़ रुपए के विकास की योजनाओं को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी है, जिसमें तमाम तरीके के जो छोटे मोटे काम हैं, जिस तरीके से सड़क है, बिजली है, पानी है, इसके अलावा साइबर सिटी के रूप में डेवलप करना है, उसको लेकर के बड़े स्तर पर बजट का अलॉटमेंट कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस प्रकार की समस्याएं रहती है या लोगों का फीडबैक मिलता है, उसके मद्देनजर तमाम चीजों में किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बजट की जो कमी रहती है उसको भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके उसको दूर करने का काम करते हैं। लोगों को संपूर्ण रूप से विकास मिलना चाहिए और लोगों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास जताया है, तो ऐसे कामों को करने के बाद एक बार फिर से विश्वास बरकरार रहेगा और दोबारा से पार्टी या सरकार सत्ता में आएगी इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं दावों के साथ, ताकि जनता को लगना चाहिए कि वाकई में उनके सबसे बड़े हिमायती हैं। जी एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विकास कार्य एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल को अवगत करवाया। प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन एवं जनकल्याण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉल ऑफ देहरादून में बहुचर्चित फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म समाज में घटित हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर करते हुए जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू कर एक ऐतिहासिक पहल की है जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है जिससे अवैध और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के कानून समाज में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे जागरूक रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अपनी भूमिका निभाएं। उत्तराखंड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की। बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित ERO को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए SIR का एक्शन प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87% मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों की SIR के लिए तैनाती की जाए। उन्होंने BLO की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए। और इसी बीच सीधी तस्वीरें लखनऊ से दिखाएंगे, जहां पर अभूतपूर्व विकास को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे मध्य माननीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा कृपया उनका सम्मान करें। संजय प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया उनका सम्मान करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आपकी तालियां बहुत कमजोर है मित्रों। माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है मित्रों। माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी, अपर मुख्य सचिव महोदय पूरे मंच का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी का सम्मान,
माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी इस छोर पर हैं, माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री एसपी गोयल जी का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पर। ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये उस पावन भूमि के द्वार हैं जहां भारत की आत्मा आकार लेती है। आइए प्रवेश कीजिए पुण्य भूमि उत्तर प्रदेश में, ब्रज की पवित्र धरा जहां कण कण में समाये कान्हा, भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि जहां राधा रानी संग विराजे कन्हैया। हर पर्व जहां उत्सव है, हर सांस में संस्कृति बसती है। श्री कृष्ण की जहां पावन धरा, वहीं प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या पधारिए, जहां कण कण बोल रहा अनमिला। प्रगति के प्रशस्त पथ पर अग्रसर प्रदेश में कुशीनगर के निकट ही वो माटी विशेष महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखपुर सबका देती संदेश। यूपी के स्वर्णिम विकास का गौरवमय अध्याय बन रहा नए यूपी का पर्याय। आज हमारे देश में अभूतपूर्व गति से एक्सप्रेसवे बनाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नैनीताल जिले के भ्रमण पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू के साथ ही छोटे रेस्टोरेंट व ढाबों में भी व्यावसायिक सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति की जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वह किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो और अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्हें नियमित रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जाएगी। मैं आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। तो उस संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके लिए भी हमने खास करके जो हमारे छोटे रेस्टोरेंट्स और ढाबे और उनके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। लोहाघाट नगर में बढ़ती पेयजल समस्या एवं आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित जल संकट को देखते हुए नगर पालिका सभागार में पालिका व जल संस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा द्वारा की गई। बैठक में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल संकट की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जल संस्थान के अधिकारियों ने जानकारी दी कि नगर में जहां जहां हैंडपंप स्थापित हैं वहां इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाएगी, जिससे जल आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। इसके साथ ही 2000 से 5000 लीटर क्षमता तक के पानी के टैंक भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि जरूरत के समय नागरिकों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाया जा सके। अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं, ताकि गर्मियों में नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घाट में पानी की बड़ी दिक्कत है और बरसात में भी एक दिन छोड़कर जल संस्थान यहाँ पानी की आपूर्ति करता है और गर्मी में ये स्थिति और बिगड़ाव रूप ले लेती है। हफ्ते में एक दिन पानी मिलता है। इसको देखते हुए आज जल संस्थान के हमारे ई साहब और जे साहब तीनों आए थे और हमारे समस्त सभासदगण भी मीटिंग में आए हुए थे और ये निर्णय लिया गया कि आज जल संस्थान को हमने आदेश किया कि बरसात गर्मियों से पहले आप मुख्य टैंक के जो पानी के हैं और जो स्रोत हैं उनकी सफाई के साथ साथ जो लीकेज है तुम्हारा और नालियों में पाइप है इनको शिफ्ट करने का प्रयास करें। आज ये लोहाघाट नगर पालिका में माननीय अध्यक्ष महोदय श्री वर्मा जी के और आपके जो सहयोगी उन लोगों के साथ बात हुई है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आप लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। यहाँ तक कि जो हमारे हैंडपम्प हैं जिनमें हम लोग अगर मोटर दे के आसपास कुछ पानी दे सके तो
वो भी व्यवस्था कर लेंगे। और आप लोगों का जितना भी आप लोगों का सहयोग रहेगा, हमारी ओर से पूरा ये प्रयास रहेगा कि पानी की कोई कमी लोहाघाट में न होने पाए। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में अमूमन ये होता है कि दुगनी मांग बढ़ जाती है। उसमें हमारे टैंकर तो जैसे लास्ट ईयर भी चले थे, उस हिसाब से टैंकरों से जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ टैंकरों से देंगे। अन्य कुछ स्थान हमने चयनित कर लिए हैं जिनमें हम छोटी मोटर डाल के हैंडपम्प में आसपास के लोगों को उससे भी पानी देंगे, तो उससे हमारे टैंकर कम चलेंगे और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार और लक्सर तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग और देहरादून हरिद्वार की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 14 स्टोन क्रेशरों को सीज कर दिया। जांच में अवैध खनन और भंडारण की शिकायतें सही पाई जाने पर यह कार्रवाई की गई। इन सभी यूनिट्स पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के अर्थदंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कालाढूंगी में मंगलवार को नैनीताल मार्ग पर स्थित जंगल में एक व्यक्ति पर बाघ के हमले की खबर तेजी से फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह घटना वास्तविक नहीं बल्कि प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल की थी, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में सतर्कता तैयारियों को परखना और ग्रामीणों को जागरूक करना था। जिला प्रशासन के निर्देश पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में वन विभाग, पुलिस, IRB, अग्निशमन प्रशासन की टीम ने तत्परता दिखाई। सूचना मिलते ही वन विभाग की SDO फतेहपुर कामिनी आर्या और रेंज अधिकारी रमेश चंद्र ध्यानी तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। SDM विपिन चंद्र पंत भी राजस्व टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कालाढूंगी प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए व्यवस्था बनाए रखी। वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में एक यहाँ पर जो हमें सीन क्रिएट किया गया वन विभाग की टीम के द्वारा, वो यह कि जो आपकी निहाल जो वन बीट है उसमें एक जो है व्यक्ति को बाघ का एक अटैक दिखाया गया और उस बाघ के अटैक के क्रम में जो हमारा जो प्रशासन की टीम है, फॉरेस्ट की टीम है, पुलिस की टीम का जो रिस्पॉन्स रहा उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। चंपावत जिले में जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जन समस्याओं को गंभीरता से लेने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही सभी अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने, जन समस्याओं पर धरातल पर कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। GM मनीष कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा, लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। की तरफ रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में करीब 140 बीघा फलदार बाग को काट करके अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियों ने प्रशासन की मिलीभगत से रातों रात पेड़ कटवा करके सड़क और प्लॉट बना दिया। बिना नक्शा पास कराए जमीन बेचने की भी बात सामने आई है। ग्रामीणों में डर का माहौल है और वे कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। मौके पर दुकानों का निर्माण भी दिख रहा है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि वहां कोई निर्माण नहीं हो रहा है। मामला सामने आने के बाद HRDA सचिव मनीष सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हरिद्वार में से ऑल इंडिया इन्वेस्टिनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार पहुंचकर के 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट का आयोजन जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन हरिद्वार के द्वारा प्रेमनगर आश्रम में कराया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई हिस्सों से आई महिला और पुरुष वर्ग की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने बास्केटबॉल एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इससे स्थानीय खिलाड़ी को बड़ा मंच मिलता है और उनकी प्रतिभा को निखार आता है। जी देखिए, अब तो महिला और पुरुष बराबर ही हैं, अब कोई अंतर ही नहीं गया और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट से उनको और अब एक बड़ा मंच मिला है, बड़े मंच से और आगे बढ़ने। जिला बास्केटबॉल के जगह
कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो किस स्तर का आयोजन हो, आयोजन करने की हिम्मत करना अपने आप में एक क्रिएटिव वर्क है, एक रचनात्मक काम है। और जब ऑर्गेनाइजर्स कोई एसोसिएशन के पदाधिकारी क्रिएटिव होंगे तो निश्चित रूप से वो खेल आगे। गैरसैंण विधानसभा सत्र की गूंज आज ज्वालापुर में भी दिखी। विधायक इंजीनियर रवि कुमार को जनहित मुद्दों पर साहसी रुख के लिए लोगों ने सम्मानित किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने विधायक का स्वागत फूल मालाओं से किया। विधायक ने बताया कि गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र में लोगों की आवाज उठाने का काम हमारी ओर से किया गया, जिसको शुरू से ही भाजपा सरकार दरकिनार करती आ रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। हरिद्वार के अस्पतालों में आए दिन होने वाले हंगामे तोड़फोड़ के मामले में बीच अब अस्पताल प्रबंधन ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बहादुराबाद के एक निजी अस्पताल में कुछ सामाजिक संगठनों पर बेवजह दबाव बनाने और धन उगाही की कोशिश का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। अस्पताल प्रबंधक मनीष भारद्वाज ने बहादुराबाद थाने और एसएसपी हरिद्वार को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन और बयानबाजी कर अस्पताल पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं, जिससे मरीजों और स्टाफ को परेशानी हो रही है। प्रबंधन ने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अस्पताल में शांति बनी रहे और मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। व्यक्ति है तेज प्रताप सैनी, कोई शांतसा के रहने वाले हैं। ये आए दिन अक्सर अस्पताल में आके हंगामा कर रहे थे। पिछले 4-6 महीने से देखा जा रहा है ये लगातार हॉस्पिटल में बने हुए किसी न किसी कारण किसी न किसी तरीके से ये अस्पताल में अवैध तरीके से ये गुजरे थे। अपने बहुत सारे साथियों के साथ आते थे और जय भीम के जहाँ नारे लगाते थे। जय और भीम आर्मी का तो मैं समर्थन करता हूँ, बट ये क्यों ऐसा कर रहे हैं ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टाफ भी परेशान था। ये बार बार ये धमकी दे रहा था आके अस्पताल में कि हम इसको बंद करा देंगे, इसको सील करा देंगे। तो अस्पताल का जो स्टाफ है वो आक्रोशित होके कल इनके प्रतिष्ठान पे गया था, वहां पर बात करने के लिए, वहां पर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए कि सर हम तो ये अस्पताल अगर बंद होने ही वाला है तो हमारी नौकरी का क्या है, उसके विषय में वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने मांग रहे थे। दहेज हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी अमान खान को उत्तराखंड हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ में हुई है। मामला थाना कालागढ़ जिला पौड़ी में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री की शादी 29 जनवरी 2025 को आरोपी से हुई थी और 15 जून 2025 को ससुराल में उसकी गला दबाकर के हत्या कर दी गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मृतका को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि एफआईआर में दहेज मांगने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को नियमित जमानत दे दी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध आरोपी कैलाश खंडूरी की जमानत अर्जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नेथानी के समक्ष हुई। आरोपी ने जून 2025 में विशेष सत्र न्यायाधीश चमोली गोपेश्वर द्वारा सुनाए गए फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। निचली अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी रखा गया था। जमानत पर सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने दलील दी कि निचली अदालत ने साक्ष्यों की गलत व्याख्या की और तलाशी के समय उसे उसके अधिकारों की जानकारी नहीं दी गई। वहीं राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी के कब्जे से 1.500 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जो अवैध मात्रा की श्रेणी में आती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।